बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम पहले 4 लेक्चर्स में यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 3 आपका ट्राई अगेन, ये एक पोइम है और हमने आज के लेक्चर में इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं चैप्टर की। आपकी जो पोइम है ट्राई अगेन, दिस वन इज ये, और लिखा है इसको W.E. हिक्सन ने, W.E. हिक्सन। He is the writer of the he is the poet of the poem। अच्छा, अब जब आपको ये पोइम स्टार्ट होती है तो इसका जो स्टार्टिंग वर्ड है ना वो है टिस। टिस का मतलब ये पुरानी इंग्लिश है और इसका मतलब टिस का मतलब है दिस, ठीक है। टिस अ लेसन यू शुड रीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। देन योर करेज शुड अपीयर, फॉर इफ यू विल परसिवियर यू विल कन्कर, नेवर फियर, ट्राई अगेन। पहले ही स्टैंजा में पोइट ने एक लेसन दिया है, कह रहा है टिस का लेसन है, यही सबक है, यू शुड रीड, जिस पर तुम्हें तवज्जो देनी चाहिए। ट्राई अगेन को दोबारा कोशिश करो। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, कि अगर तुम पहली बार पर कामयाब नहीं होते हो, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। देन योर करेज शुड अपीयर, वो कह रहा है कि फिर तुम्हारा हौसला जाहिर होना चाहिए। फॉर इफ यू विल परसिवियर, कि अगर तुम साबित कदम रहते हो, परसिवियर का मतलब होता है साबित कदम रहना, हौसलामंद रहना। यू विल कन्कर, नेवर फियर, तुम कामयाब हो जाओगे, फतहयाब हो जाओगे, खौफ मत करो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। पहला स्टैंजा आपको कंप्लीट होता है, दूसरा स्टैंजा स्टार्ट होता है। Once a choice, though you should fail, if you would at last prevail, try again। क्या कहता है वो कि एक या दो मरतबा अगर आप फेल हो भी जाते हैं, if you would at last prevail, फिर भी आप साबित कदम रहते हैं तो आप प्रिवेल कर जाएंगे, आप छा जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। प्रिवेल का मतलब होता है छा जाना, गालिब आ जाना। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ वी ट्राई इज नॉट डिस्ग्रेस, though we did not win the race, what should you do in that case? Try again। अब यहाँ पर कोई जो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, पूछता है इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस, कह रहा है कि अगर हम कोशिश करते हैं तो इसमें कोई डिस्ग्रेस की बात नहीं है, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। दो वी डिड नॉट विन द रेस, कि अगरचे हम रेस को कोशिश करने के बावजूद भी ना जीत पाए, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो फिर तुम्हें इस केस में क्या करना चाहिए, इस सूरत में क्या करना चाहिए। और फिर उसने जवाब भी खुद ही देते हैं, ट्राई अगेन, फिर दोबारा कोशिश करो। अब इसके बाद आपका थर्ड एंड लास्ट टाइम स्टार्ट होता है। इफ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, ट्राई अगेन, ट्राई विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ट्राई अगेन। कहता है कि अगर तुम्हारा काम मुश्किल लगे, तुम्हारा टास्क तुम्हें हार्ड लगे, तो दोबारा कोशिश करो। टाइम तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड, टाइम तुम्हें तुम्हारा फल देगा, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इसके बाद वो कहते हैं ऑल दैट अदर फोक कैन डू, फाइट विद पेशेंस, शुड नॉट यू, ओनली कीप दिस रूल इन यू, ट्राई अगेन। यहाँ पर वही बात करता है, फोक का मतलब होता है वैसे गांव में रहने वाले देहाती लोग, लेकिन यहाँ पर फोक का मतलब बनता है आम पीपल, ठीक है। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, कि जब दूसरे लोग ये कर सकते हैं, वाई विद पेशेंट शुड नॉट यू, तो तुम मेहनत के साथ, सब्र के साथ तुम क्यों नहीं कर सकते। ओनली कीप दिस रूल इन यू, सिर्फ इस असूल को जहन में रखो, ट्राई अगेन, कि दोबारा कोशिश करो। ये आपके कोई की ट्रांसलेशन भी हमने कर ली है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी जैसे मैंने आपको पहले करवाए थे कि क्वेश्चन आपके बुक पर लिखे हुए हुआ करते थे और आंसर्स यहाँ पर लिखे होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में क्या कौन सा लेसन, क्या कौन सा सबक सिखाया गया है। तो आपका आंसर है द फर्स्ट स्टैंजा टीचर्स अस अ लेसन, जो पहला स्टैंजा है हमें लेसन देता है दैट वी शुड कीप ऑन ट्राइंग करेजियसली, कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए हौसलामंदी के साथ, एंड परसिवियरली, और साबित कदमी के साथ, विदाउट फियर ऑफ फेलियर, बगैर फेल हो जाने के, बगैर नाकाम हो जाने के खौफ के। यानी हमें खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए कि हम नाकाम हो जाएंगे, हमें हौसलामंदी के साथ, साबित कदमी के साथ कोशिश करते रहना चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलियर, हम फेलियर से क्या सीखते हैं। वी कैन लर्न अबाउट अवर वीकनेसेस फ्रॉम फेलियर, हम फेलियर से अपनी वीकनेसेस के बारे में जानते हैं, हम अपनी कमजोरियों के बारे में जानते हैं। आफ्टर गेटिंग रीड ऑफ दीज वीकनेसेस, और इन कमजोरियों पर काबू पाने के बाद, गेटिंग रीड का मतलब होता है छुटकारा हासिल करना, तो इन कमजोरियों से छुटकारा हासिल करने के बाद वी कैन बिकम सक्सेसफुल, हम कामयाब हो जाते हैं या हो सकते हैं, कैन का वर्ग होगा तो हो सकते हैं, दर्जा बनेगा।
इसके बाद है हाउ इज फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, किस तरीके से फेलियर, नाकाम होना डिस्ग्रेस नहीं है, बेइज्जती नहीं है। स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर किसी मामले में फेल हो जाते हैं तो वो माशरे का सामना करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हद तक और डिस्ग्रेस महसूस करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट कहता है कि फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस, हाउ इफ वी फेस फेलियर पॉजिटिवली, अगर हम फेलियर का सामना करते हैं पॉजिटिवली, मुस्बत अंदाज में, इट इज नॉट अ डिस्ग्रेस, तो ये डिस्ग्रेस नहीं है, ये बेइज्जती की बात नहीं है फॉर अस, हमारे लिए। फेलियर डिमांड्स अस टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि फेलियर हमसे ये डिमांड करता है कि हम बार बार कोशिश करें, तो फिर हमारे लिए ये बिल्कुल भी शर्मिंदगी की बात नहीं होगी, क्योंकि इससे हम अपनी वीकनेसेस पर काबू पा लेंगे। इसके बाद है हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ट्राई एंड व्हाई, हमें कितनी मरतबा कोशिश करनी चाहिए और क्यों। We should keep on trying till we get our goal, हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि हमें हमारा गोल, हमारा मकसद ना हासिल हो जाए। There is no limit for trying again, कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है दोबारा कोशिश करने की। If we want to succeed, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो बार बार कर सकते हैं कोशिश। लास्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, अपनी जिंदगी से किसी स्ट्रगल की एग्जांपल दीजिए। अब स्टूडेंट बेसिकली ये वाला क्वेश्चन ना आपको खुद से करना चाहिए था। I think I missed the question number 5. Question number 5 पहले देख लेते हैं। Question number 5 है what should we do if we find our task, हमें क्या करना चाहिए अगर हम अपने टास्क को मुश्किल जाने, यानी हमें अगर हमारा टास्क मुश्किल लग रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है इफ वी फाइंड आवर टास्क हार्ड, अगर हमें हमारा काम मुश्किल लगे, वी शुड नॉट गिव इट अप, तो हमें इसको गिव अप नहीं कर देना चाहिए। गिव अप का मतलब होता है तर्क कर देना, छोड़ देना, हमें इसको छोड़ नहीं देना चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए टू गेट अवर रिवॉर्ड, हमारा रिवॉर्ड, हमारा इनाम हासिल करने के लिए। अब आपका 6th क्वेश्चन है और 6th क्वेश्चन में आपने अपनी लाइफ के स्ट्रगल का कोई किस्सा बताना है, कोई एग्जांपल बतानी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली आपको खुद से अपनी लाइफ के एग्जांपल बताना पड़ता, अगर कोई मुश्किल वक्त आपकी लाइफ में आया था या वैसे भी अगर स्ट्रगलिंग पीरियड भी गुजरा था तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया था, ये आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। एनी हाउ यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, आप ये भी कर सकते हैं। इन क्लास 8 एनुअल एग्जामिनेशन, 8 क्लास के एनुअल एग्जामिनेशन में आई फेल्ड बैडली, मैं बुरी तरह से फेल हो गया था, बिकॉज बीइंग इल, बीमार हो जाने की वजह से। आई कुड नॉट प्रिपेयर, मैं तैयारी नहीं कर सका था फॉर द एग्जामिनेशन की प्रॉपरली, मुकम्मल तौर पर, किस लिए, बीमार हो जाने की वजह से। लेटर ऑन बाद में आई वर्क हार्ड, मैंने सख्त मेहनत की एंड गोट ब्रिलियंट सक्सेस, और शानदार कामयाबी हासिल की। स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। अब इन क्वेश्चन आंसर्स को करने के बाद हमने समरी करनी है, अब वो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी समरी है यूनिट नंबर 3 की, ट्राई अगेन। अच्छा, यहाँ पर आप यहाँ से अपनी वीडियो को स्टॉप करके तो आप नोटबुक पर इसको कॉपी कर सकते हैं। आपकी समरी का सबसे पहला स्टार्टिंग लाइन है, दिस शॉर्ट बट मोस्ट इम्प्रेसिव पोइम रिटन बाय इम्प्रेसिव पोइम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय W.E. हिक्सन। इसको W.E. हिक्सन ने लिखा है। द पोइट सेज, पोइट ये कहता है दैट व्हेन द वर्ल्ड सेज, कि जब दुनिया कहती है गिव अप, कि छोड़ दो, तर्क कर दो, होप विस्पर्स, तब उम्मीद ये सरगोशी करती है ट्राई इट वन मोर टाइम, कि एक बार और कोशिश करो। इन दिस वे द पोइट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राई अगेन, इस तरीके से पोइट ने हाईलाइट किया है ट्राइंग अगेन की इम्पोर्टेंस को। ही टीचेस अस द लेसन, वो हमें ये लेसन सिखाता है ट्राई अगेन अंटिल यू सक्सीड, कि बार बार कोशिश करो यहाँ तक कि तुम कामयाब हो जाओ। इसके बाद है आपका द पोइट वांट्स टू से, पोइट कहना ये चाहता है दैट द रोड टू सक्सेस हैज़ मैनी हर्डल्स, के कामयाबी के रास्ते में बहुत सारी हर्डल्स हैं। सो वी शुड कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू क्रॉस दिस रोड, तो हमें बार बार कोशिश करनी चाहिए इस रोड को क्रॉस करने की। वी कैन से, हम ये कह सकते हैं दैट ट्राई अगेन इज़ द मैसेज ऑफ द पोइम, कि ट्राई अगेन ही पोइम का मैसेज है। दिस इज़ अ यूनिवर्सल मैसेज, है ये दुनियावी मैसेज है, यानी पूरी दुनिया इस बात का पैगाम देती है। वी शुड ऑलवेज कीप दिस मैसेज इन माइंड, हमें इस मैसेज को हर वक्त माइंड में रखना चाहिए। इफ़ वी फेल इन अवर फर्स्ट अटैम्प्ट, कि अगर हम अपनी पहली कोशिश में नाकाम हो जाएं, वी शुड नॉट बिकम पैसिमिस्ट, तो हमें पैसिमिस्ट नहीं हो जाना चाहिए। इंस्टेड वी शुड प्रोसीड विद डिटरमाइंड स्टेप्स, इसके बजाय हमें डिटरमाइंड स्टेप्स के साथ, साबित कदमी के साथ कोशिश करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ट्रिमेंडियस एफर्ट ब्रिंग स्वीट फ्रूट फॉर अस, क्योंकि जो ट्रिमेंडियस एफर्ट्स हैं, शानदार कोशिशें हैं, वो मीठा फल लेकर आती हैं हमारे लिए। अ कंटिन्यूस एफर्ट कैन कन्वर्ट आवर फेलियर, एक मुसलसल कोशिश हमारी नाकामी को कन्वर्ट कर सकती है, बदल सकती है इनटू ग्लोरियस विक्ट्री, शानदार फतह में। देयरफॉर वी शुड फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ मैनफुली, इस तरह से हमें सामना करना चाहिए ज़िंदगी के मसाइब का मैनफुली, मर्दाना वार।
हेमिंगवे ऑल्सो सेज दैट, हेमिंगवे ये कहता है, हेमिंगवे एक ना राइटर है, अमेरिकन राइटर है, और ये फादर ऑफ प्रोज समझा जाता है, मशहूर राइटर है। अ मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, के एक आदमी डिफीट के लिए, शिकस्त के लिए नहीं बना, इंसान शिकस्त के लिए नहीं बना। ही कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, वो डिस्ट्रॉयड तो हो सकता है, तबाह तो हो सकता है, बट शिकस्त नहीं खा सकता। इसके बाद है इफ़ वी फील, अगर हम ये फील करते हैं दैट वी कैन नॉट अकम्प्लिश आवर टास्क इन वन एफर्ट, कि हम अपना टास्क एक कोशिश में ख़त्म नहीं कर सकते, वी शुड मेक अनदर वन, तो हमें दूसरी कोशिश करनी चाहिए विद मोर कंसिडरेबल फोर्स, ज़्यादा फोर्स लगाकर, ज़्यादा ताकत लगाकर। वट वी नीड टू डू इज़ टू कीप ऑन वर्किंग, जो हमें करने की ज़रूरत है वो मुसलसल काम है। इफ़ वी डू नॉट गिव अप, कि अगर हम तर्क नहीं करते हैं, वन डे वी शैल बी सक्सेसफुल, तो हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे। द पोइट सेज, पोइट ये कहता है दैट ऑल पीपल आर अलाइक, के सब लोग एक जैसे हैं। सो इफ़ अदर कैन गेट देयर गोल विद हार्ड वर्क, तो अगर दूसरे लोग कामयाबी हासिल कर सकते हैं, गोल हासिल कर सकते हैं हार्ड वर्क के साथ, वी कैन गेट ऑल्सो, तो हम भी हासिल कर सकते हैं। इफ़ वी रिमेन स्टेडफास्ट, अगर हम साबित कदम रहें। आखिरी कोटेशन है आपकी, परसेवरेंस इज़ द ग्रेट एलिमेंट ऑफ सक्सेस, ये आपकी आखिरी कोटेशन ये है कि साबित कदमी कामयाबी का एक बड़ा जुज़ है। स्टूडेंट्स, ये हमारा इंग्लिश ए पार्ट अब ख़त्म होता है, अब हम इंग्लिश बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इंग्लिश बी पोर्शन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने अभी जो यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ना, वो आपको मैं लर्निंग का टाइम दिया है, आज आप उसको अपने पास लिखिए, नोटबुक पर राइट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए, और जो आपकी नेक्स्ट शीट होगी, शीट नंबर 6 यानी लेक्चर नंबर 6 की जो आपका असेसमेंट शीट आपको प्रोवाइडेड है फ्रॉम योर कैंपस, उसमें आपके वो क्वेश्चन आंसर्स शीट में शामिल हैं एज एन असेसमेंट, ठीक है। तो आपने आज वाले लेक्चर को अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना है बिफोर द 6th लेक्चर, ताकि आप उस वक्त उस शीट पर वो क्वेश्चन आंसर्स को सोल्व आउट कर सकें। ओके लेट्स स्टार्ट। आपका जो पैराग्राफ नंबर 5 है, ट्रांजिशन पैराग्राफ, हमने आज ये करना है, और इसके साथ हमें कैसे भी करेंगे। तो ट्रांजिशन पैराग्राफ आपका स्टार्ट करने से पहले वही वाले रूल ही दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ कि आपको टेंसेस आने चाहिए। ये आप टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको ये इजी होगा टू राइट एंड टू अंडरस्टैंड। आपका ये जो भी एक्सरसाइज नंबर 5 है आपकी इस पैराग्राफ की, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर मुश्तमिल है। आपका पहला सेंटेंस है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन 10th क्लास। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। द स्कूल इन विच आई स्टडी, वो स्कूल इन विच जहाँ पर आई स्टडी मैं पढ़ता हूँ, इज़ अ फेमस स्कूल, वो मशहूर स्कूल है ऑफ द सिटी, शहर का। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, 4 टीचर्स टीच माई क्लास, 4 उस्ताद पढ़ाते हैं माई क्लास, मेरी क्लास को। वो सबके सब बहुत काबिल हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं। दे ऑल आर वेरिएबल, वो सबके सब बहुत काबिल हैं, बट आई लाइक मिस्टर जैद मोस्ट, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ ऑल इन सब में सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं, इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं वो हमें फ़ौरन याद हो जाता है। ही टीच अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हमें पढ़ाते हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स। हिज मेथड ऑफ टीचिंग, उनके पढ़ाने का तरीका इज सो नाइस, इतना अच्छा है दैट वी लर्न एट वंस, हमें फ़ौरन याद हो जाता है। एट वंस का मतलब होता है फ़ौरन, लर्न का मतलब होता है याद होना। वट एवर, जो कुछ भी ही टीच वो पढ़ाते हैं, इसीलिए इनकी जमात का नतीजा 100% होता है। देयरफॉर, इसीलिए द रिजल्ट ऑफ हिज क्लास इज 100%, उनकी क्लास का नतीजा 100% होता है। स्टूडेंट्स, ये आपका पैराग्राफ नंबर 5 खत्म हो गया, हम ऐसे स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका है ऐसे, हम ऑलरेडी 2 ऐसेस कर चुके हैं, एक हमने किया था माई लास्ट ईयर स्कूल और दूसरा हमने किया था ट्रू मुस्लिम। एंड स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट कि जो माई लास्ट ईयर स्कूल हमने किया था वो हम ऑलरेडी कर तो चुके हैं, बट आपके लर्निंग के लिए टाइम देने के लिए, क्योंकि ऐसे लेंथी होता है, स्टूडेंट्स को याद करते हुए थोड़ा टाइम लग रहा होता है, तो मैंने फिर वो आपको उसी शीट में ही नहीं दिया था, ताकि आपको याद करने का अच्छी तरह से टाइम मिल जाए। आपको ये जो लेक्चर नंबर 5 की शीट होगी ना, उसमें वो आपको आएगा, तो आपने उसको लास्ट में अच्छे तरीके से तैयार करके तो असेसमेंट शीट में आपने इसको लिखना है। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स बात ये भी कि आप लोगों ने चूँकि आपको हो सकता है कि आपको वो अभी अवेलेबल ना हो या आपके पास से कुछ मिसप्लेस ना हो गया हो, तो मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए माई लास्ट ईयर स्कूल की कुछ की पॉइंट्स आज दोबारा इस लेक्चर में अभी आपको बोर्ड पर लिख कर बता दूंगी, तो आपको थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट द एसे नाउ। आपको नेक्स्ट ऐसे है द सीन एट रेलवे स्टेशन। द सीन एट रेलवे स्टेशन के की पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एज यूजुअल, और आप इन्हीं की मदद से अपना एक ऐसे तैयार कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 to 5 पेजेस। व्हाट इज अ रेलवे स्टेशन? सबसे पहले तो आप बताइए कि रेलवे स्टेशन आप कहते किसे हैं, किस जगह को कहते हैं, यानी जहाँ पर ट्रेन आती हैं, जाती हैं,
मुसाफिरों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर या फिर सामान को मुंतकिल करने के लिए, तो उसको उस जगह को आप रेलवे स्टेशन कहते हैं। इसके बाद आप बताइए कि वो इन्वेंटेड ट्रेन, किसने ट्रेन को इन्वेंट किया था, किसने लोकोमोटिव को इन्वेंट किया था? लोकोमोटिव, ट्रेन या लोकोमोटिव। लोकोमोटिव कहते हैं पटरियों के पूरे जाल को, जो पटरियाँ बिछी हुई है ना, सब पूरे जाल को लोकोमोटिव कहते हैं। तो किसने इन्वेंट किया था ट्रेन को, लोकोमोटिव को? तो ब्रिटिश ने इन्वेंट किया था। आप ये बात डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में। और इसके बाद व्हाट वाज द अर्ली स्टार्ट, कि इसका अर्ली स्टार्ट क्या था, यानी ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। अब जब ये ट्रेन स्टार्ट में बनी थी ना, तो उस वक्त पर चूंकि बिजली का इतना इंतजाम नहीं था, तो चारकोल की मदद से यानी कोयले की मदद से ट्रेन को चलाया जाता था। उनको जलाया जाता था कोयलों को, और उसके मदद से फिर ट्रेन को पुश किया जाता था। और अब चूंकि जाहिर सी बात है तरक्की हो चुकी है, इन्वेंशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब इंजन की मदद से ट्रेन को चलाया जाता है। इसके बाद आपको फोर्थ पॉइंट आ सकता है, वाई पीपल कम टू रेलवे स्टेशन, क्यों आते हैं? डेफिनेटली अपने एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए आते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यारों को छोड़ने के लिए आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए आते हैं। डियर वंस का मतलब होता है उनके प्यारे, अच्छा उनकी रिश्तेदार यानी कि। अब यहाँ पर आप इनकी फीलिंग्स को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो अपने प्यारों को रिसीव करने के लिए आते हैं दे बिकेम हैप्पी, और जो छोड़ने के लिए आते हैं, उनको रुखसत करने के लिए आते हैं, वो सैड हो जाते हैं। इसके बाद आप फिफ्थ पॉइंट पे लिख सकते हैं योर विजिट टू रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर आपका बेसिकली पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है इसका रेलवे स्टेशन का मंजिल। इसका आप यहाँ पर बेसिकली आप स्टार्ट करेंगे कि आपका रेलवे स्टेशन का विजिट, यानी आप किसी पर्पस से रेलवे स्टेशन गए हैं और उसके बाद वहाँ पर आपने क्या क्या सीन्स देखे। यह है आपको व्हाट वाज द सीन देयर, वहाँ पर सीन कैसा था, मंजर कैसा था, यहाँ पर आप पूरा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। सीन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देंगे कि आप वहाँ पर गए हैं, कैसा क्लैमर था, कितने लोग थे वहाँ पर, वुमेन मैन ओल्ड मैन थे, चिल्ड्रन थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पर जो लोग थे वो अपने पालतू फर्नीचर के करीब बैठे हुए थे, कुछ बेंचेस पर लेटे हुए थे, मतलब जो टिपिकल सीन होता है वो आप डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लिखिए क्रू स्टाफ, यानी वहाँ का जो अमला था, जो स्टाफ था वो कैसा था, दिखने में कैसा था, स्टेशन मास्टर की यूनिफॉर्म कैसी थी, कुली वहाँ पर किस तरीके से दिखाई दे रहे थे, कितने बिजी थे वो, क्योंकि ट्रेन के आने का टाइम था तो वो कितने बिजी थे, ये सब डिस्क्राइब कर सकते हैं आप। इसके बाद आप लिखेंगे पैसेंजर्स कंडीशन, क्या हालत थी मुसाफिरों की। अब चूँकि ट्रेन के आने से पहले मुसाफिर इंतज़ार कर रहे होते हैं ट्रेन का, तो बहुत ज़्यादा वो हसल बसल का, बहुत ज़्यादा पैनिक का शिकार वो हो रहे होते हैं, उनको इंतज़ार करना खौफ में, मुश्किल में डाल रहा होता है। तो आप यहाँ पर उनकी हालत को डिस्क्राइब कर सकते हैं। गर्मी के मौसम को यहाँ पर आप सीजन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो ये भी चीज़ जो थी मुसाफिरों की परेशानी का बाइस बन रही थी और वो इंतज़ार करते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हॉकर्स क्लैमर, हॉकर्स कहते हैं जो आवाज़ें लगाकर रेडियो पर सामान बेचते हैं ना, उनको वेंडर्स या तो फिर हॉकर्स कहते हैं। और इसके साथ है क्लैमर, तो हॉकर्स के साथ आप क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल होना, काफ़ी ज़्यादा चीखो पुकार होना। तो हॉकर्स और क्लैमर को आप इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं कि वहाँ पर एक तो मुसाफिरों का शोर और ऊपर से हॉकर्स होकर आवाज़ें लगा रहे थे, तो वो शोर बहुत ज़्यादा रेलवे स्टेशन पर हमें सुनाई दे रहा था। इसको मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर गर्मी थी तो वाटर कूलर्स, टैप्स, बहुत ज़्यादा रश वाली जगह थी यहाँ पर। लोग स्टॉल्स पर खड़े हुए थे, जूसेस वगैरह खरीद रहे थे, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे थे, वटेवर। इसके बाद आप 11th पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं अराइवल सीन ऑफ ट्रेन, बिलासपुर ट्रेन आ गई, स्टेशन पर आ गई है और अब वहाँ पर आने के बाद कितनी हसल बसल स्टार्ट हुई है वो आप यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि हसल बसल टू गेट सीट। अब लोग जो थे वो ऑलरेडी कुछ ट्रेन में सवार थे, वो नीचे उतर रहे हैं और जो नीचे हैं जिन्होंने सफ़र करना है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्रेट हसल बसल नज़र आ रही है। ऊपर वाले इंतजार नहीं कर रहे हैं कि हम 1 बाय 1 नीचे उतरे, नीचे वाले इंतजार नहीं कर रहे हैं कि वो उतर आए, उसके बाद हम सीट अपनी हासिल करें। और इसी ही धक्कम पेल में, इसी ही हसल बसल में वो एक दूसरे को गूज बम्स भी दे रहे हैं और वो बस सीट हासिल करने की जल्दी में हसल बसल क्रिएट हो रही है। यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद डिपार्चर ऑफ ट्रेन आप लिखिए यहाँ पर कि कुछ टाइम के बाद जो ट्रेन थी वो फुली पैक थी, अच्छी तरीके से वो फुल हो चुकी थी और अब उसके डिपार्चर का टाइम था और अब वो यहाँ से जा रही है। अब यहाँ पर ना पूरा सीन डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस तरीके से उसने मिसल बचाई, किस तरीके से उसके धुआं आपको निकलता दिखाई दिया, ट्रेन के लाइक शोल्डर में से उसके धुआं निकलता दिखाई दिया, किस तरीके से स्टीम जो होती है और किस तरीके से उसकी आवाज़ इंजन की आई है और फिर वो ट्रेन जो है सफ़र पर किस तरीके से निकली है और ट्रेन से स्टेशन से किस तरीके से वो स्लोली मूव करती हुई चली गई। अच्छा, यहाँ पर अब आप इसके बाद एंडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, एंडिंग का मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी किसी भी ऐसे की बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपके पूरे ऐसे को नहीं पढ़ रहा होता, वो स्टार्टिंग एंडिंग देख रहा होता है और वैसे भी अगर आप एंडिंग पर अगर छोड़ दें ना, आपकी मिस्टेक कर ली ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम या भूल जाएं किसी भी रीज़न से,
अगर आपके एंडिंग के वर्ड्स, एंडिंग के 2-3 लाइन में एंडिंग पैसेज अगर आपका नहीं लिखा जा रहा है तो आपके ऐसे के आधे मार्क्स करवा देगा। यानी चाहे आपने जितना मर्जी ऐसे अच्छा लिखा हो, एंडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं तो आपके ऐसे के मार्क्स आधे करवा देगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट पैसेज होता है। प्रॉपर एंडिंग, अच्छी एंडिंग आपने करनी है। यहाँ पर आप एंडिंग में क्या लिख सकते हैं कि आप ट्रेन जा चुकी है तो वहाँ पर जो स्टाफ था, जो क्रू था, वो अपने अपने ऑफिस में वापस चला गया है। जो लोग थे वहाँ पर वो जा चुके हैं, जो अपने प्यारों को छोड़कर रुखसत हो चुके हैं, तब ट्रेन खाली है। जो कुली थे वो भी अपनी अपनी जगहों पर आराम करने के लिए चले गए हैं कि दूसरी ट्रेन के आने में भी वक्त है और अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुकून है। ये आपकी एंडिंग हो सकती है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके साथ कुछ कोटेशन है, मैं अभी आपको यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द कोटेशंस नाउ द सीन एट द रेलवे स्टेशन की कोटेशंस यहाँ पर कुछ मैंने लिखी हैं। द रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस व्हिच प्रेजेंट्स अ ब्लेंड ऑफ फीलिंग्स ऑफ सॉरो एंड जॉय। अब ये वाली कोटेशन आप कहाँ पर लिख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह होती है जो कि प्रेजेंट करती है, जो कि पेश करती है मिक्स ब्लेंड फीलिंग्स को। किस चीज़ की कौन सी फीलिंग्स होती है? सॉरो की और जॉय की, खुशी की और गम की। अब ये वाली कोटेशन आप कहाँ पर लिख सकते हैं? जहाँ मैंने आपको बताया था ना कि कुछ अपने प्यारों को छोड़ने के लिए आते हैं, वो गमज़दा हो जाते हैं, कुछ अपने लेने के लिए आते हैं, वो खुश हो जाते हैं, वहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। इसके बाद रेलवे स्टेशन ऑब्वियसली हैज़ टिपिकल सीन्स। जो रेलवे स्टेशन है वो टिपिकल सीन्स रखता है, ये आप वहाँ लिख सकते हैं जब आप लिखेंगे कि आपने विजिट किया रेलवे स्टेशन का। इसके बाद आप लिख सकते हैं द प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉन्ग ऑडियंस जर्नी अहेड वेरीज द पैसेंजर्स, के लंबे प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है पेशनामा, यानी जो पहले हालात पेश आए वो। ऑफ लॉन्ग ऑडियंस जर्नी, लंबे थका देने वाले सफर के अहेड यानी आगे। अहेड का मतलब यहाँ पर होगा बढ़ा दिया था, वरीज परेशानियों को, द पैसेंजर्स मुसाफिरों की। तो लाइन का तर्जुमा क्या बनता है कि लंबे थका देने वाले सफर के पहले मंजरनामे ने ही, पहले पेश आने वाले वाकयात ने ही मुसाफिरों की परेशानियों को अहेड कर दिया था, बढ़ा दिया था। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जब अभी ट्रेन आई नहीं है और वो लोग वेट कर रहे हैं ना जब ट्रेन का, तब आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप लास्ट पर आपका ऐसे बिल्कुल जब खत्म हो जाए ना तो आप लास्ट पर ये लाइन मेंशन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सीन्स ऑफ रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ सीन्स की वजह से वी कैन से, बिल्कुल आप लास्ट पे लिखेंगे, वी कैन से हम ये कह सकते हैं द रेलवे स्टेशन इज अ प्लेस ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। रेलवे स्टेशन एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वाली जगह है। स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया आज का लेक्चर कंप्लीट। आज का लेक्चर आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको चूँकि मैं बता चुकी हूँ पहले कि माई लास्ट ईयर एट स्कूल आपको इस शीट में दिया गया है और आपको चूँकि वो पहले करवा दिया गया था तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन कुछ रिमाइंड करवाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं तो आप देख सकते हैं। हमारे लास्ट ईयर स्कूल के ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे उसकी मेमोरीज, यानी मेमोरीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है लाइफ में। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइफ, यानी स्कूल की ज़िंदगी की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। और उसके बाद लास्ट डे मेमोरीज, यानी जब आपका स्कूल का आखिरी दिन था तो आपको यानी जब आपको बताया गया कि आपको फेयरवेल पार्टी दी जा रही है और फिर आपका लास्ट डे जब आया है तो उसकी क्या क्या मेमोरीज थी ये डिस्क्राइब करेंगे। आपको वो ओवरवेल कर रही थी, फीलिंग्स ऐसी थी, वो आपको ऊपर गलबा हासिल कर रही थी, आपको ओवरकम कर रही थी, आपको ओवरवेल्ड कर रही थी आपके हार्ट को। इसके बाद 12 ईयर्स एक्सपीरियंस के आपका 12 साल का तजर्बा, नर्सरी प्ले से लेकर 10th क्लास तक 12 साल का तजर्बा कैसा रहा। उसके बाद लास्ट डे की डिस्क्रिप्शन आएंगी यहाँ पर आप डिटेल में सारा कुछ लिखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, जब आप वहाँ पर गए तो वहाँ का माहौल कैसा था, सजावट कैसी थी, बंटिंग बैनर्स कैसे लगाए गए थे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बाकी बच्चों ने कपड़े कैसे पहने हुए थे, वो किस तरीके से खुशगवार मूड में क्या लगा रहे थे, कोई पढ़ाई नहीं थी उसी स्कूल में। इसके साथ आप यहाँ पर सेगमेंट्स लिख सकते हैं कि नात हुई, रेसिटेशन हुई, उसके बाद स्पीचेस हुई, या फिर आप लिख सकते हैं उसमें कि फनी स्किट्स हुए, गज़ल वगैरह पेश की गई, जो भी आपका हो दिल चाहे वो आप लिख सकते हैं। आप स्पीचेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, स्पीचेस थैंकिंग स्पीच 10th क्लास की तरफ से अगर आपको स्टूडेंट कर रहा हो टू स्कूल, टू ऑल द स्कूल स्टाफ के 12 साल तक हमें संभाला, हमें ब्रॉटअप किया, उसके लिए थैंकिंग स्पीच आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ आप प्रिंसिपल के फेयरवेल स्पीच भी आप मेंशन कर सकते हैं कि उन्होंने बेस्ट विशेस दी, दुआएं दी बच्चों को किस तरह से अपनी स्पीच में, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप मेंशन करें लंच की, क्या लंच सर्व किया गया, क्या क्या उसमें शामिल था, कैसा आपने इंजॉय किया, फोटोग्राफ्स वगैरह लिए इसी दौरान में ही। और उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं उसकी एंडिंग में आप क्या डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरीके से आपकी पार्टी एंड हुई और उसके बाद आपने अलविदाई नजर डाली अपने पूरे स्कूल पर। आप अपने क्लास के विजिट के लिए गए, आप स्कूल गए, आप कैंटीन गए और आप लाइब्रेरी गए देखने के लिए, और इस तरह से आपने अपनी एंडिंग कर देनी है कि फिर हम भरे दिल के साथ बट रोशन उम्मीदों के साथ, हमारे रोशन आंखों के साथ, जिनमें हमारे
मुस्तकबिल के एम्स भरे हुए थे। इन उम्मीदों को और इन एम्स को लेकर हम घर वापस आ गए। ये आपका माय लास्ट ईयर स्कूल की डिस्क्रिप्शन हो गई। होप कि आपको आज तरीके से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू इंशाल्लाह ओनली पार्ट बी। तब तक के लिए आप इसको याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।